नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। जीके का जानदार और शानदार चैनल है दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट कर कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के नए नए क्वेश्चन मिलते रहें और सभी प्रकार के क्वेश्चन का रूबरू मैं कराऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं अपना मोटिवेशनल लाइन के साथ। तो चलिए आज का शुरुआत करते हैं शानदार मोटिवेशनल से। रॉक हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों प्रयास करते रहना है, कभी थकना नहीं है कि एक बार में नहीं हुआ तो फिर अगले बार भी चांस लेना, फिर अगले बार नहीं तो कोशिश करते रहना। एक दिन ऐसा आएगा कि एक दिन आपको ज़रूर सफलता मिलेगी और मिलेगा ऐसा कि फिर मज़ा भी आएगा, फिर लगेगा कि नहीं सही बात था। तो इसलिए दोस्तों कोशिश करते रहना है, कभी थक हार के बैठना नहीं है, एक दिन ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों चलते हैं अब अपना क्वेश्चन की ओर, जो कि वीवीआई क्वेश्चन की हम रूबरू आप लोग के साथ करने जा रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दोस्तों। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑटो हन, या इसका पूरा नाम बोलिएगा तो जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर भी कहते हैं इनको। यह जो थे अमेरिकन ओपेनहाइमर एक अमेरिकी सैद्धांतिक भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक थे दोस्तों। ये कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर भी रह चुके हैं अंटोहन जो है। तो अंटोहन को परमाणु का जनक भी कहा जाता है दोस्तों, इसलिए ये याद। साल 1942 में इन्होंने क्या किए थे, अमेरिका के लॉस एलामोस में जो परमाणु बम बनाने की जो परियोजना का नेतृत्व किए थे। और 16 जुलाई को जो 1945 को ट्रिनिटी परीक्षण किए थे, यानी कि इस पर ट्रीटमेंट की, कैसे कहते हैं कि कोई चीज़ रोगी को ट्रीटमेंट, उसी ट्रीटमेंट परीक्षण किए थे और सफल भी रहे थे, और यह परमाणु बम वास्तविक बन गया था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका उत्तर? 1992 हो जाएगा, 1952 हो जाएगा। एक नवंबर 1952 में बनाया गया था दोस्तों। ये परमाणु बम से ही इसका इस्तेमाल किया जाता है बनाने में। हाइड्रोजन बम का जो विकसित किया जाता है, परमाणु बम का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, और हाइड्रोजन बम परमाणु बम से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर दोस्तों। अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो किसे है? तो रामजे को है। और अक्रिय गैस को शाही गैस भी कहा जाता है। ये गैस जो है दोस्तों आवर्त सारणी के 18वें स्तंभ में है, 18वें स्तंभ में है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह काज करता है? तो अवतल लेंस की तरह दोस्त कार्य करता है। और अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या अपसारी लेंस भी कहते हैं? तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 5 नंबर। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। और ट्रांसफार्मर जो है जो दोस्तों विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है। और ट्रांसफार्मर जो है एसी वोल्टेज और करंट के स्तर को बढ़ाया घटाता रहता है। तो दोस्तों नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विटामिन शब्द किसने दिया था? तो किसने दिया था? फंक ने। फंक हो जाएगा दोस्तों।
और विटामिन जो है जो हमारे जो शरीर के विकास और कार्य के लिए जरूरी होता है दोस्तों। और यह कब दिए थे? तो 1912 ईस्वी में। कब? 1912 में खोज हुआ था, यानी कि दिए थे अंक 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। दोस्तों फॉर्मूला भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, मनुष्य के मेरुदंड में कितने जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 8 नंबर का 31। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर, ये रहा आपका 9 नंबर क्वेश्चन कि फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? होमोलॉजी कहते हैं दोस्तों। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। सॉरी गलती हो गया, यहाँ पोमो होगा। क्या होगा? पोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। कब? तो 1678 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर दोस्तों, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो क्या हो जाएगा? कार्ल लैंडस्टीनर। कब किए थे? तो 1901 में। एबीओ रक्त समूह की खोज की थी इन्होंने। फिर नेक्स्ट लैंडस्टीनर ने अपने 17वें वैज्ञानिक शोध पत्र में रक्त समूह की जानकारी दी थी दोस्तों। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो रॉकेट संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करते हैं दोस्तों। और इस संवेग संरक्षण सिद्धांत को न्यूटन का तीसरे लॉ भी कहते हैं, यानी कि तीसरे नियम भी कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि न्यूटन के तीसरे नियम भी कहते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर दोस्तों, लैक्रेमल ग्रंथि स्रावित करती है तो क्या? आंसू। आंसू हो जाएगा दोस्तों। और यह ग्रंथि जो है पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स और अन्य स्रावित पदार्थों से मिलकर बने होते हैं जो आंसू द्रव का स्राव करते हैं। ठीक ना दोस्तों। अब 15 नंबर क्वेश्चन आ गए, कौन सी प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? फाइब्रोनोजेन। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, क्या है दोस्तों, उत्प्रेरण की खोज किसने किया था? तो क्या हो जाएगा? बर्जीलियस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बर्जीलियस। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर की ओर चलते हैं। तो ये रहा 17 नंबर क्वेश्चन कि इंसुलिन का खोज किसने किया था? तो उत्तर सही हो जाएगा इसका क्या? सर फ्रेडरिक बैटिंग ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्या है, रक्त परिवहन या परिसंचरण की खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम हार्वे। और इन्होंने ये भी बताया था कि जो धमनी होते हैं, नसें और सिरे जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, ये भी इन्होंने अपना दिखाए थे। उन्होंने बताया कि हृदय के जो नियमित संकुचन से जो पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है, वो भी ये बताए थे कि हृदय के द्वारा जो पूरे शरीर के जो संकुचन क्रिया होता है रक्त के साथ, वो भी बताए थे। कौन? विलियम हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है, समुद्र जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर 19 नंबर के बाद क्या है दोस्तों? 20 नंबर, फल के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल का।
या बेंजोइक एसिड का कहते हैं। सोडियम बेंजोइक जो का इस्तेमाल जो फल के रस को सुरक्षित रखने के लिए जो बड़े पैमाने पर किया जाता है, इसमें कवकरोधी गुण होते हैं दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। क्या होते हैं? कवकरोधी गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर की ओर चलते हैं। क्या है 21 नंबर? तो 21 नंबर आप सबका क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम हो जाएगा। तो दोस्तों इसका ऑस्मियम का परमाणु भार कितना हो जाएगा? 190। क्या हो जाएगा? 190 भार। और संख्या पूछेगा तो कितना होगा? 76, यानी कि 76। ये भी याद रखना है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि ऑस्मियम का परमाणु भार कितना होता है, तो 190 यानी कि 190। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है, भूपर पट्टी में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाए जाते हैं? तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑक्सीजन हो जाएगा। और लगभग यह भूपर पट्टी का करीब 46% हिस्सा, 46.6% हिस्सा पाए जाते हैं। दोस्तों 21 नंबर में एक और बात बोलते हैं कि सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑस्मियम तो हो गया। और इसी में पूछते हैं कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो हल्की में हो जाएगा लिथियम। ठीक है दोस्तों, हल्की में लिथियम और भारी में ऑस्मियम हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्या है? चीन सागर में आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का नाम क्या है? तो क्या नाम है इसका? राइट उत्तर हो जाएगा टाइफून। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, अग्र चक्रवात विशेष रूप से किस क्षेत्र में आते हैं? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है क्या? नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? विश्व में सर्वाधिक शुष्क स्थान है, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सहारा। सहारा रेगिस्तान है दोस्तों, दुनिया में का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान भी कहते हैं इसको। और यह रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका के ज़्यादातर हिस्से में फैले हुए हैं। नेक्स्ट 25 नंबर के बाद 26 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्त? बादल वायुमंडल में किस कारण से तैरते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कम घनत्व के कारण तैरते रहते हैं, इधर उधर देखते हैं कि कभी इधर तो कभी उधर, तेजी से दिखाई देते हैं नीचे से। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो क्या हो जाएगा? थार मरुस्थल। क्या हो जाएगा? थार मरुस्थल। तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं और नए बात थार मरुस्थल के बारे में, जो कि एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। तो थार जो मरुस्थल है दोस्तों, यह रेतीली पहाड़ियों वाला शुष्क क्षेत्र है, यानी कि सूखा क्षेत्र है ये पूरा। सूखा तो रेगिस्तान होबे करता है, लेकिन ये रेतीली पहाड़ियों वाला है। और थार मरुस्थल गर्मियों में इसका तापमान कितना हो जाता है? तापमान 52 डिग्री हो जाता है दोस्तों। और सर्दियों में सर्दियों में यहाँ का तापमान क्या हो जाता है? टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। थार रेगिस्तान को दोस्त दक्षिण एशिया का भी सबसे बड़ा मरुस्थल कहा जाता है दोस्तों। यह जो है भारत और पाकिस्तान में फैला है। भारत और पाक में फैला है। तो ये रहा थार मरुस्थल का पूरी जानकारी। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन क्या है?
गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो कहाँ हो जाएगा? मंगोलिया। और चीन में भी है। चीन और मंगोलिया दोनों देश में फैला हुआ है। यह मंगोलिया में ज़्यादातर हिस्से में फैला हुआ है, इसलिए इसे मंगोलिया ही राइट आंसर मारिएगा, चीन नहीं मारिएगा। और इसके बारे में और जान लेते हैं कुछ बातें। क्या है यह? दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल में से एक है। दुनिया का सबसे बड़ा है दोस्तों। और एशिया का भी सबसे बड़ा रेगिस्तान है यह। और इसे बोला जाता है दुनिया का छठा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। क्या बोलेंगे? दुनिया का छठा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह ठंडा रेगिस्तान है जहाँ तापमान 0 से 40 डिग्री, क्या होता है, 0 डिग्री से -40 डिग्री नीचे चला जाता है यहाँ। यह एक वर्षा छाया रेगिस्तान है। ये रहा गोबी मरुस्थल की कुछ बातें। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 29 नंबर ये रहा कि पेंटागोनिया, ये गोनिया ही लिखा गया है दोस्तों टेक्निकल कारण, इसका राइट हो जाएगा पेंटागोनिया मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना और चिली देश में स्थित है। यह मरुस्थल है दोस्तों, अर्जेंटीना वाला जो ये है, यह मरुस्थल मुख्य रूप से अर्जेंटीना में ही है। इसका कुछ हिस्सा मतलब थोड़ा सा हिस्सा चिली में फैला हुआ है। तो इसका राइट आंसर अर्जेंटीना ही मारिएगा। यह दुनिया के 10 सबसे बड़े रेगिस्तान में से एक है और यह दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, पेंटागोनिया। यह रेगिस्तान कितना किलोमीटर में फैला है? तो यह जो है 6,73,000 किलो वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसको ठंडा और शुष्क दोनों रेगिस्तान कहा जाता है दोस्तों। पूछा जाएगा कि कौन सा रेगिस्तान है जो ठंडा और शुष्क दोनों है, तो क्या हो जाएगा? पेंटागोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। टकला-मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? क्या होगा इसका राइट आंसर? चीन हो जाएगा। चीन के कहाँ? तो शिनजियांग में। शिनजियांग प्रांत में स्थित है। यह जो रेगिस्तान है दोस्तों, यह समशीतोष्ण रेगिस्तान है। इसकी लंबाई जो है दोस्तों, लंबाई की भी बात कर लेते हैं। लंबाई हो जो है 1,000 किलोमीटर है और चौड़ाई 400 किलोमीटर है। इसकी क्षेत्रफल की हम बात करें तो इसकी क्षेत्रफल हो जाएगा 3,37,600 वर्ग किलोमीटर। और यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। क्या है? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान। पूछेगा कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है, तो टकला-मकान मरुस्थल या रेगिस्तान बोलिएगा। कहाँ है? तो चीन के शिनजियांग प्रांत में, या सीधे पूछेगा चीन नहीं देगा शिनजियांग दे देगा, वो भी बोलिएगा चीने में है।
तो दोस्तों आज का ये रहा 30 सवाल का पूरा वर्गीकरण कर दिए हैं, पूरा इसका विभाजन कर दिए हैं और पूरा तोड़ मरोड़ के समझाए हैं। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए दोस्तों लाइक फॉलो और शेयर करते रहिएगा और बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो टॉप क्वेश्चन के साथ हम लाते हैं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह के हर प्रकार के क्वेश्चन करंट से लाएंगे, कौन क्या नया में बने हैं, क्या होने वाला है कब, ये सब नए नए प्रकार के क्वेश्चन लाते रहेंगे। और इस तरह के भी क्वेश्चन से हम जो कि परिचित कराएंगे। यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स है जो दिखाते रहते हैं कि ऐसा पूछता है, ऐसे पूछता है, वो सब वैसा क्वेश्चन कम लड़ते हैं। इस ढंग के क्वेश्चन बहुत सारे नहीं कराते हैं, इसलिए हम सोचे कि क्यों नहीं हम नए यूट्यूब बैच के साथ हम नए क्वेश्चन और टॉप क्वेश्चन का भी जिक्र करें। तो दोस्तों आज रहा ये मेरा क्वेश्चन का 30 क्वेश्चन, पर वीडियो में 30 क्वेश्चन का हम डिस्कशन कराएंगे। तो दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले 30 क्वेश्चन के साथ। इसी तरह के बहुत सारे पॉलिटिक्स से भी आएंगे, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, बहुत सारे क्वेश्चन हम लेके आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का ये रहा, अब जाने की इजाज़त है। जय हिंद, जय भारत।